कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह अवसर अत्यंत गौरवपूर्ण है जब हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रतिष्ठित रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक बार पुनः सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, मजबूत भारत की नींव, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी को भारत की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। यह संगोष्ठी 23 एवं 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जा रही है और आज इस संगोष्ठी का दूसरा और अंतिम दिन है। यह अवसर केवल शैक्षणिक विमर्श का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर गहन विचार विमर्श का भी है। यहाँ विचारों, अनुभवों और रणनीतिक दृष्टिकोणों का आदान प्रदान हो रहा है जो एक मजबूत और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक पहल सिद्ध हो। और आज हम एक अत्यंत विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्धक और राष्ट्र हित में केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम इसी विद्वतापूर्ण यात्रा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, नमस्कार, मैं पृथ्वी सिंह आप सभी को इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, मजबूत भारत की नींव, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जैसे अत्यंत प्रासंगिक और ऐतिहासिक महत्व के विषय पर केंद्रित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल भारतीय रियासतों के एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय एकता की आधारशिला रखी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त के रूप में स्थापित किया। आज हम जब भारत आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों का सामना कर रहा है तब पटेल जी का दृष्टिकोण और उनकी दूरदर्शिता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस संगोष्ठी में प्रस्तुत सभी विचार और चर्चाएं राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा तथा भारत को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। इसी कड़ी में अब हम स्वागत एवं अभिनंदन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में हम दीप प्रज्वलन के लिए अपने गणमान्य अतिथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया दीप प्रज्वलन हेतु अपना योगदान दें। वंदन की यह परंपरा केवल सम्मान नहीं बल्कि कृतज्ञता और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। दीप प्रज्वलित हो गया, मिटा सकल अज्ञान, तम के उर को चीर कर फूटा नया विहान। आप सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति हमारे सभागार को बहुत ही लाभान्वित कर रही है।
यह राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर केंद्रित है और यह मंच लौह पुरुष सरदार पटेल की उस अदम्य दूरदृष्टि और राजनीतिक संकल्प का स्मरण कराता है जिसने स्वतंत्र भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया। आज की वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में यह संगोष्ठी राष्ट्रीय एकता, आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक सोच की गहराई से समझने का एक अभिनव प्रयास है। इस मंच से उभरे विचार न केवल हमारे ऐतिहासिक बोध को प्रखर करेंगे बल्कि आने वाले वर्षों में नीति निर्माण और राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा देंगे। इस संगोष्ठी के संयोजक तथा रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष, जिन्होंने इस संगोष्ठी की संकल्पना और सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणादायक रहा है, मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर को कि कृपया मंच पर आएं और स्वागत भाषण के माध्यम से माफ कीजिएगा। मैं आमंत्रित करूंगा, मैं अपने गणमान्य अतिथियों को सम्मानित करने के लिए, उनका सादर अभिनंदन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम माननीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर के स्वागत और अभिनंदन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर को कि वे मंच पर सर को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह द्वारा उनका सम्मान करें। स्वागत करें। अब हम आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर को कि वे मंच पर आएं और प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह सर को कि वे मंच पर पधारें और प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर का सादर अभिनंदन करें, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आरती यादव मैम को कि वे मंच पर आएं और अमृता चौरसिया मैम का सादर अभिनंदन करें। सादर वंदन सभी मंचासीन अतिथियों को। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को विशेष बना रही है। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर को कि वे मंच पर आएं और स्वागत भाषण के माध्यम से इस संगोष्ठी की वैचारिक भूमिका प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में भारत की नींव
सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र के अवसर पर मंच पर आसीन इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो रक्षा एवं शास्त्रीय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, कुलपति, राजीव भैया विश्वविद्यालय के कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार के कई अन्य विश्वविद्यालयों के भी कुलपति रहे हैं, मेरे सुपरवाइजर भी रहे हैं। आपको इस अवसर पर हमने बुलाया और आप सहर्ष स्वीकार किए। विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। मंच पर आसीन आज समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शिवप्रकाश त्रिपाठी, जो इस विश्वविद्यालय में आचार्य, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति रहे हैं। वे इतने सहृदय हैं, इतना प्रेम हम लोगों के प्रति दर्शाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई कुलपति इतना किया होगा। आपने कम से कम अपने कुलपति कार्य के दौरान कम से कम 10 से 15 बार हम सभी को आपने आमंत्रित किया। हमने कहा कि विषय नहीं है तो कैसे हम लोग आएँ। उन्होंने कहा इसकी चिंता छोड़िए, आप आइए। कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से हम नहीं जा पाए, लेकिन आपने बार बार अनुरोध किया था आने का। तो इस अवसर पर मेरे बहुत जल्द अनुरोध पर आपने आना स्वीकार किया, इससे ज्ञात होता है कि आप कितने सहृदय हैं, कितना प्रेम हम लोग के प्रति आपके पास है। तो मैं विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और स्वयं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, जो दिव्यांग पीजी कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य हैं। मैं उस महाविद्यालय का स्नातक का विद्यार्थी भी रहा हूँ। आप राजनीति विज्ञान विभाग की विषय के योद्धा हैं। हम लोगों ने कई बार आपको मंचों पर सुना है। आज भी आप सब लोग उनको सुनेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। हमारे अनुरोध पर आप यहाँ पर आए। आपका विश्वविद्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। हम लोग की विद्यार्थी अमृता चौरसिया, जो पहले राज्यसभा में थी, अब संसद में सीट कर रही हैं। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम लोग यहाँ क्या बता सकते हैं, आप अपने दूरदर्शनों पर देखते होंगे। हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और अपने परिवार में आई। तो पूरे विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। बैठे हुए हमारे अभिनंदन प्रोफेसर सुनील कुमार यादव जी और पड़ोसी देश नेपाल से पधारे प्रतिनिधिगण प्रोफेसर विजय कुमार जी, राजपुरोहित जी, प्रोफेसर अभय कुमार श्रीवास्तव जी और प्रिंस कसौधन और पंकज वर्मा जी, रामकीर्ति जी और किसी का नाम यदि छूट रहा हो तो उसको ध्यान में लेगा। जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, आप सभी का जिस किसी ने भी इस 2 दिवसीय संगोष्ठी हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन सबका इस मंच से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, विभाग की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मीडिया कभी जो बंधु आए हुए थे, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। और जो गोरख स्पीच है, इसके निदेशक, सहायक निदेशक और इसके कर्ता धाता सत्य प्रकाश जी का भी मैं
स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग किया, इसलिए हम आज समापन के इस मुकाम तक भली भांति पहुँच सके। पुनः एक बार अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का, विद्यार्थियों सहित सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आप संसद टीवी में एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार, एंकर, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मी और पली बढ़ी आपकी यात्रा कई युवाओं को प्रेरित करती है। टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट में 18 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ आप सार्वजनिक हित की पत्रकारिता और शासन संचार में एक अग्रणी आवाज बन चुकी हैं। संसद टीवी में आपके द्वारा होस्ट किए गए प्रमुख शो में सरोकार, आपका कानून और संवाद शामिल है। आपको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए आइकन्स ऑफ इंडिया अवार्ड और मीडिया में नेतृत्व के लिए सुपर विमेन अवार्ड 2023 जैसे कई पुरस्कारों में से सम्मानित किया गया है। मीडिया जगत के अलावा आपके पास और भी कई प्रतिभाएं हैं। आप एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना, एक कुशल थिएटर आर्टिस्ट और एक पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र फिल्म निर्माता भी हैं। इतना ही नहीं, आपने DTU गोरखपुर विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है और 1998 में गणतंत्र दिवस परेड की कमांडर भी रही है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी शख्सियत हमारे बीच है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें सुश्री अमृता चौरसिया मैम। मजबूत दीवारें सीमाओं की रक्षा करती हैं, लेकिन मजबूत इरादे एक राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सम्मानित मंच, बुद्ध, कबीर, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन की पूर्व छात्रा के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित आप लोगों ने किया और मैं बहुत अभिभूत हूँ। बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। कई बार ऐसे मौके होते हैं जब शब्द गौड़ हो जाते हैं, शब्द छोटे हो जाते हैं, लेकिन भावनाएं बहुत कुछ बयां कर देती हैं। शायद ये पल मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी ICSSR और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, अपने गुरुजनों का जिनके सानिध्य में और जिनके मार्गदर्शन में, जो मेरे सामने भी बैठे हैं और यहाँ मंच पर भी हैं। जिंदगी की जो यात्रा है उसको इन लोगों ने कहीं ना कहीं गढ़ने में बहुत सहयोग किया और शायद यही वजह रही कि किसी मोड़ पर कभी कभी महसूस नहीं हुई कि कोई मार्गदर्शक नहीं है हमारे साथ। बहुत ज़रूरी होता है कि कई पलों में जब आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि क्या किए जाए और मझधार में होते हैं या चौराहे पे होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो गुरुजनों का वो सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों के लिए और उसके लिए आपको सादर प्रणाम। गुरुजनों को, प्यारे साथियों और जो यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं उनका, जब भी हम इस देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही अति विशाल और विविधतापूर्ण देश है, तो जहन में जो सबसे पहले नाम आता है वो करता है वो लौह पुरुष भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्योंकि किस तरीके से उन्होंने 565 रियासतों को जब भारत संघ में मिलाया तो न सिर्फ भौगोलिक एकीकरण किया बल्कि इस राष्ट्र की आत्मा को एकता के सूत्र में पिरोया। और यकीन मानिए कि उस वक्त ये कितना दुरूह कार्य रहा होगा और कितनी सुंदरता से उन्होंने इसको अंजाम दिया। तो आज हम अखंड भारत जिस गर्व के साथ बोलते हैं उसकी नींव उन्होंने रखी, तो उनको शत शत नमन। इस मौके पर भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज हम देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ
2047 में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को और मिशन को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन ये जो एकता है, ये जो अखंडता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह की इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो युद्ध की स्थितियां हो अलग अलग राष्ट्रों के बीच, और तमाम तरह का प्रेशर जब भारत देश जैसे देश पे आता है तो भारत वहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, भारत अपनी एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करता। ये देश की सबसे बड़ी मजबूती है। और जो सबसे बड़ी मजबूती, आप सोचिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा कहना है, देश के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या है? हम इस दुनिया के सबसे यंग नेशन है, सबसे ज्यादा युवा आबादी इस वक्त भारत में है। 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं या जो यंग जनरेशन है वो 65% एंड अबव है। अमेरिका, चीन, जापान, इन सबसे ज़्यादा। तो ये जो ऊर्जा है, आप सोचिए, जो ऊर्जा है जो कल इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाली है, तो आप सोचिए हमारे कंधों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और हम कृतज्ञ हैं और हम कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ ऐसे शिक्षकों का सानिध्य है, आशीर्वाद है, जिन्होंने पग पग पर हमें आगे बढ़ना सिखाया है। अगर हम रुके तो हमें अटके या गिरे तो संभलना सिखाया है, लेकिन रुकना नहीं सिखाया है। और यही चीज़ है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, गिरे, संभले, लेकिन लगातार आगे बढ़े, क्योंकि जब पूरे राष्ट्र ने ये संकल्प लिया है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के कंधों पे है तो हमारे ऊपर है। और भारत ब्लेस्ड है कि युवाओं के साथ यंगेस्ट नेशन है, तो हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए एकता, अखंडता के साथ, क्योंकि जब बात एकीकरण की होती है या राष्ट्र को सशक्त करने की होती है तो सिर्फ सीमाओं की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं होती। यहाँ देश में आंतरिक स्तर पर जो दिलों का मेल है, जो गठजोड़ है, जो अपनी विरासत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए एकजुट हो जाने का जो संकल्प है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। आजकल चूंकि युद्ध जो है वो सिर्फ सीमाओं पे नहीं होते, वो देश में जो लोग हैं उनके दिलों में, उनके दिमागों में भी होते हैं। उनके जरिए भी आज इंटरनेशनल वॉर्स जो है लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जो एकता और अखंडता है वो सबसे बड़ी जो है कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है, जिसको लेकर, जिस हथियार को लेकर हमें अपने देश को लेकर आगे बढ़ना है। और भारत जैसे इतने सुंदर, विशाल और विविध देश में, जिसका सानी इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा देश इतना विविधपूर्ण, इतना सुंदर, इतना व्यापक, पूरी दुनिया की किसी कोने में आप नहीं पाएंगे। और भारत को जब निहारेंगे तो शायद आपको एक मिनी वर्ल्ड नजर आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही प्रबुद्धजन यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनके आगे मैं बहुत ही अदनी सी हूँ। उनसे बहुत मार्गदर्शन चाहिए, बहुत आगे बढ़ना है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने युवाओं को संबोधित करते हुए जो बात कही वो सभी युवाओं को उससे सीख लेनी चाहिए और उस दिशा में, देश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए। और अब इसी कड़ी में हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के प्राचार्य और एक प्रोफेसर हैं। आपने राजनीति विज्ञान में DPhil की उपाधि प्राप्त की। आपने करियर में विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक भूमिकाएं निभाई हैं। आप 2001 से प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और 30 अक्टूबर 2021 से दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य का पद संभाल रहे हैं। आपने 3 पुस्तकों और 18 से अधिक शोध पत्रों का लेखन किया है। आपका शोध गठबंधन की राजनीति, सामाजिक आंदोलनों और शासन जैसे विषयों पर केंद्रित है। आप कई राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तरीय संगोष्ठियों में अध्यक्ष और वक्ता के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आपका ज्ञान और अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस गोरखनाथ शोधपीठ के सभागार में रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के सौजन्य से आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय सहित प्रोफेसर रज्जू भैया मगध विश्वविद्यालय, कई अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में अपने प्रशासनिक दक्षता और इन सारी भूमिकाओं के साथ अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को बिना विराम दिए, जो आज 90 के करीब अवस्था में पहुंचने के बाद भी अपनी रचनाधर्मी प्रवृत्ति को अनवरत जारी किए हुए हैं, ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, राजनीति विज्ञान में जिनकी किताबों को पढ़कर हमें उलझी हुई संकल्पनाओं का अवबोध सुगम हो जाता है, ऐसे श्रद्धेय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, लोकतंत्र के चौथे खंभे पत्रकारिता के माध्यम से संसद की कार्रवाइयों को और संसदीय प्रणाली में वैश्विक राजनीति की दिशा को जन जन तक पहुंचाने वाली इस विश्वविद्यालय के इसी विभाग की बौद्धिक उत्पाद, जिनका उद्बोधन आपने सुना, सुश्री अमृता चौरसिया जी, अपने बीच विभाग के अध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई की तरह प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर आरती यादव मैडम, प्रोफेसर हर्ष सर, प्रोफेसर प्रदीप सर, इस सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, सेमिनार में विभिन्न जगहों से आए हुए प्रतिभागीगण, प्यारे विद्यार्थियों, कल से चर्चा हो रही है, मंच पे विद्वानों की एक आकाश गंगा प्रकट है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि मुझे दायित्व गुरुतर दे दिया गया है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का मैं समझता हूं कि ये उपक्रम इन विद्वानों की उपस्थिति में मुझे करना दुष्कर है, लेकिन अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, और जब दुनिया का सबसे युवा देश हम कहते हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि आबादी 65% आबादी 35 साल के नीचे के लोगों की है। मैं इस संकल्पना से सहमत नहीं कि युवा कोई अवस्था बोधक अवधारणा है। आप 30-35 साल के नीचे के उम्र के हो, आपके चेहरे पे 12 बजे, आपके चिंतन की लकीरें नहीं, चिंता की लकीरें आपके मस्तक पे हो, और अनवरत आप अवसादग्रस्त हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की आपके अंदर सामर्थ्य न हो, आपकी संकल्प न हो, फिर भी आप कह रहे हो कि आप युवा हैं, मुझे संशय होता है। युवा वह है जिसकी आंखों में अतीत का वैभव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सपने तैरते हैं, वह युवा है। और ऐसे युवाओं की कल्पना चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हो और चाहे सरदार पटेल जी ने रहे हो, ऐसे युवाओं से अपेक्षा किए थे कि जो अगणित बलिदानों से अर्जित हमारी आजादी है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का जो अभ्युदय है, इसकी संप्रभुता को, इसकी अखंडता को हम अक्षुण्ण रखें। और ऐसे में उन युवाओं से हमारी अपेक्षा है जिनकी चर्चा अभी हमने की,
लेकिन युवाओं की भूमिका और उनकी महत्वाकांक्षा का संकुचन भी इधर हो रहा है। वो संकुचन इस हो रहा है कि आपने देखा होगा इसी देश में जब जेपी आंदोलन चला था तो जेपी आंदोलन युवाओं का आंदोलन था। जेपी उसके नेतृत्व करता थे। उस समय युवा कहता था कि हमको सत्ता चाहिए, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। आज युवा कहता है कि हमको बेरोजगारी भत्ता चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षा का कितना संकुचन हो गया है, ये सोचने की बात है। अब हम सरदार पटेल जी के संदर्भ में कि उनका व्यक्तित्व कैसे निर्मित हुआ, उनका नेतृत्व कैसे स्थापित हुआ और उनकी भूमिका इस राष्ट्र के स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद कैसे तय हुई, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं उस समय एक ऐसा दौर था जिस दौर में सरदार पटेल जी आए हमारे क्षितिज पे कि राष्ट्र का नेतृत्व, स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व 3 वर्ग के लोगों के हाथों में था। या तो वो शिक्षक थे, या वो पत्रकार थे, या वो वकील थे। आज राजनीति में ये तीनों हाशिया पे है। आज राजनीति में ठेकेदार, माफिया, अपराधी ये लोग प्रमुख भूमिका में आ गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का वो दौर जिस समय ये लोग भूमिका में थे, प्रमुख भूमिका में, और विदेश में पढ़ने की एक परिपाटी चल पड़ी थी। सरदार पटेल जी भी वकालत की पढ़ाई विदेश में जाकर के किए, बैरिस्टर बन करके वापस आए और एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्रिमिनल लॉयर के रूप में वो गुजरात में स्थापित हो चुके थे। लेकिन उसी समय, ये 2013 की बात है, जब वो स्वदेश वापस आकर के वकालत के पेशे से जुड़े, 17 में गांधी जी क्षितिज पे आ चुके थे। एक तरफ चंपारण का सत्याग्रह और उसी में गुजरात के अंदर खेड़ा का सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में प्रतिकूल परिस्थिति हुई, बाढ़ की स्थिति हुई और ऐसे में किसानों को प्रताड़ित करने का काम प्रशासन कर रहा था। उस खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया और उसे एक परिणाम तक पहुंचाया, सुखद परिणाम तक पहुंचाया। आप जानते ही हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया और उससे प्रभावित होकर के गांधी जी ने आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दे, जो वकालत के पेशे में है वो सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दे। और मैं समझता हूँ कि आपके हृदय पे गांधी जी के आह्वान का ऐसा असर पड़ा कि एक बहुत ही चलने वाली प्रभावी वकालत को छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में आप कूद पड़े और गांधी जी के एक वैचारिक और श्रद्धा नवक अनुयायी के रूप में यहाँ से इनकी सार्वजनिक यात्रा शुरू हुई। प्रांतीय स्तर पे गुजरात प्रांत के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में आप भूमिका अपनी निभाते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में जब भी उसी समय 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, उस झंडा सत्याग्रह का भी सफल नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया। 1928 में किसानों की एक बार पुनः समस्या आई, बाढ़ और सूखा दोनों आया और ऐसे विकट समय में 30% लगान प्रशासन ने बढ़ा दिया और बारडोली में किसान पूरी तरह से आंदोलनरत हो गए। उन्होंने सरदार पटेल जी से संपर्क किया और आकर के उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और कहा जाता है, किताबों में ये मिलता है कि बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने उनकी प्रभावी भूमिका से प्रभावित होकर के उनको सरदार की उपाधि दी और वहां से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने लगे। 1930 में कराची अधिवेशन में आपने जो संकल्प कांग्रेस के मंच से किया अध्यक्ष के रूप में, वो आगे जाकर के स्वाधीनता आंदोलन और कांग्रेस दोनों की दिशा तय करने लगी। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों के बारे में कम चर्चा होती है। आज देश में आत्मनिर्भर कृषि और सहकारिता आंदोलन की बड़ी चर्चा होती है। आज जिस अमूल का दूध अगर गुजरात से आपूर्ति न हो तो मैं समझता हूं कि गोरखपुर तक दूध की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और किल्लत हो जाएगी। उस अमूल डेयरी की शुरुआत एक सहकारिता आंदोलन के रूप में सरदार पटेल जी के इनिशिएटिव से ही
गुजरात में शुरू हुआ और आज ये पूरे देश में फैल गया है। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, उस संविधान के बनने में 3 प्रमुख उप समितियों का सभापतित्व सरदार पटेल जी के हाथों में था। एक फंडामेंटल राइट्स को तय करना, मौलिक अधिकारों की संकल्पना को तय करना, और उस मौलिक अधिकारों की संकल्पना में जब स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता के साथ संपत्ति को भी जोड़ा जाता था, क्योंकि जब जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन 3 को वो प्राकृतिक अधिकार के रूप में मानता है कि ये प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया है, इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था छीन नहीं सकती है। लेकिन सरदार पटेल जी का कहना था कि इसको दोनों की तरह जोड़ करके रखना ठीक नहीं है। ये राइट टू प्रॉपर्टी को एक अलग से वैयक्तिक अधिकार के रूप में रखना जरूरी है, और इसे उन्होंने डिफाइन किया। और आज भी उन्हीं के दिशा निर्देशों और स्पष्टता की वजह से उन्होंने ये तय किया कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय विकास के लिए अगर व्यक्ति की संपत्ति को, उसकी जमीन को अगर अधिग्रहित करना होगा तो सरकार ऐसे अधिग्रहित नहीं करेगी, बल्कि उसका वाजिब मूल्य चुका करके, मुआवजा दे करके, और तब उसे अधिग्रहित करेगी। आज चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे राजमार्ग बन रहे हैं पूरे देश के अंदर, आप देख रहे हैं किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन लगे हाथ उनको वाजिब बाजार मूल्य का मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसकी बुनियाद सरदार पटेल जी ने रखी थी। सरदार पटेल जी को एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न दिया गया था माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करने का। आप देश में साझी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा चल पड़ी थी और अल्पसंख्यक और मुसलमान एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मुस्लिम राइट से ही अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है, और उसमें उन्होंने सिखों को, पारसी को, क्रिश्चियन को, ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को जो नगण्य थे, उनको भी चिन्हित करके अल्पसंख्यक अधिकारों के पूरे दायरे के अंदर उन्होंने रखने का काम किया। इस देश के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, उस मूल ढांचे का स्वरूप, इस देश के संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है, उसको कैसे हम किसी कीमत पे सुरक्षित रखें, ये सारी स्पष्टता ये सरदार पटेल जी की देन है। इस देश में भाषा का विवाद पहले भी था, आजादी के आंदोलन के दौरान भी था और बाद में भी हुआ। और आप तो जानते ही हैं कि 1950 के बाद जब देश में राज्यों के पुनर्गठन की बात आई तो भाषा को आधार बनाया गया, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो पहली कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने संस्कृति को आधार बना करके राज्यों के गठन की बात कही थी, लेकिन माना नहीं गया। एक आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों के लिए बांध करके श्री रामानु ने अनशन कर दिया और 68वें दिन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उसके दबाव में आकर के पहला राज्य भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश के रूप में गठित हो गया, और वहीं से एक सिलसिला चल पड़ा और भाषा के आधार पे पूरे राज्यों के पुनर्गठन की तस्वीर। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर जगह जगह फिर से छोटे राज्यों की मांग शुरू हो गई, कहीं गुजरात में सौराष्ट्र के रूप में, कहीं महाराष्ट्र में विदर्भ के रूप में, कहीं बोडोलैंड के रूप में, और कहीं अन्य प्रांतों में छोटे छोटे राज्य की मांग उठनी चालू हो गई। इससे स्पष्ट है कि जो भाषा को आधार बना करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो पर्याप्त आधार नहीं था, बल्कि इस देश में राज्यों के पुनर्गठन करने का जो आधार होना चाहिए वो आर्थिक पिछड़ेपन को, सांस्कृतिक अस्मिता को ध्यान में रख करके होना चाहिए था, जैसा कि सरदार पटेल जी ने वो किया। स्वाधीनता के बाद जब इस देश को एक करने की बात, इस देश में हमेशा 2 देश रहे हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य था, हम गुलाम थे, तब भी इस देश में 2 देश थे, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजी हुकूमत सीधे तौर पे थी, लेकिन रियासती भारत छोटे छोटे राजाओं द्वारा शासित था। उन छोटे छोटे राजाओं की अपनी परंपरा थी, अपने हिसाब से वो करते थे। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को मान्यता देते हुए वो अपने हिसाब से स्वशासित राज्यों को चलाते थे। जब देश आजाद हुआ तो इस आजाद देश को एकजुट कैसे रखा जाए, इसका राजनीतिक एकीकरण कैसे किया जाए, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। और 565 रियासतों में
562 रियासतों को बड़ी आसानी से परसुएशन के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा सरदार पटेल जी ने अपने मास्टर प्लान के तहत एक कर दिया और वो भारतीय संघ में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन रियासतों ने गड़बड़ किया, और एक रियासत हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत। वहां की जनता चाहती थी जूनागढ़ की कि भारत में रहे, लेकिन वहां का नवाब मुस्लिम था, वो चाहता था पाकिस्तान में मिलना। लास्ट में जाकर के सैन्य कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी और इस तरह से जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में हो पाया। हैदराबाद की कहानी आप जानते ही होंगे। भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा, वहां के नवाब ने रजाकारों की एक फौज तैयार कर दी थी हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए। उन रजाकारों की फौज से भारतीय सेना को लड़ना पड़ा और कई दिनों की लड़ाई के बाद हैदराबाद में सरेंडर किया और वो भारतीय संघ में शामिल हुआ। कश्मीर के भारत में विलय में सरदार पटेल जी सीधे तौर पे और पूरी तौर पे इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कश्मीर से हमारा भावात्मक रिश्ता है, हमारे पुरखे वहां के रहने वाले हैं, इसलिए वहां आप दखल मत दीजिए, वहां हम देख लेंगे। और उसे नेहरू जी देखे, सरदार पटेल जी को पूरी तरह से कश्मीर में खेलने का मौका नहीं मिला। और आप तो जानते ही हैं कि कबीलाइयों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पे हमला बोल दिया। जब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई तो वहां के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से संपर्क किया और मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार ने कहा, स्पेशली गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने कहा कि पहले आप भारत में विलय की घोषणा करिए, इसके बाद भारतीय सेना आपकी मदद करेगी। तो ये कश्मीर का मसला सीधे सरदार पटेल जी नहीं हल कर पाए और इसलिए वो मसला आज तक उलझा हुआ है। 370 की कहानी समाप्त हुई है, लेकिन आज भी उलझने जारी है, क्योंकि गैर मुमकिन है कि हालात की बुद्धि सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। तो पता नहीं किसकी स्वार्थ पूर्ति के लिए, जहां राजा हरि सिंह को मनाने के लिए सरदार पटेल जी राजी कर लिए थे कि बिना शर्त भारत में विलय करेंगे, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसमें कुछ शर्तें रखी गई, और वही शर्तें अनुच्छेद 370 के रूप में, 35A के रूप में वो भारत के संविधान में आई और आज तक वो भारतीय एकता पर एक लांछन बन करके उसको बार बार चुनौती दे रही है। इस देश में आंतरिक और बाह्य तौर पे आज भी ढेर सारी चुनौतियां हैं। नक्सलवाद की चुनौती, अलगाववाद की चुनौती, देश के सीमाओं की सुरक्षा की चुनौती, और ऐसे में सरदार पटेल जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जब कोई मिजोरम से दिल्ली आता है तो कहता है कि आई एम गोइंग टू इंडिया, और ये सोचने के लिए विवश कर देता है। प्रजातीय अंतर है, वो मंगोलाइट प्रजाति का देखने से लगते हैं, और प्रजातीय अंतर के आधार पे वो आज भी कहते हैं, जब वो कोई मिजोरम से चल करके दिल्ली आता है तो कहता है आई एम गोइंग टू इंडिया। सरदार पटेल जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस देश का राजनीतिक एकीकरण तो कर दिया, लेकिन शायद उसके बाद के शासकों ने पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र का भावात्मक एकीकरण करने में असफलता दिखाई। और यही कारण है कि इमोशनल यूनिटी के अभाव में आज भी वो क्षेत्र अपने को भारत से अलग समझता है। हालांकि वर्तमान की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए अलग केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभाग बना करके वहां के विकास का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, और उस देश में तमाम ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो कि संख्या का आदान प्रदान करके विद्यार्थियों को, उधर के विद्यार्थियों को इधर ला करके, इधर के विद्यार्थियों को वहां भेज करके एक कल्चरल एक्सचेंज की परंपरा, एक सांस्कृतिक विनिमय की परंपरा चला रही है। और ये परंपरा निश्चित तौर पे आगे चल करके मैं समझता हूँ इस देश के भावात्मक एकीकरण में मदद करेगा। और सरदार पटेल जी और अन्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से इस देश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में आकार दिया था, उनकी जो अपेक्षा थी इस देश की संप्रभुता को, इस देश की अखंडता को, इस देश की गरिमा को हम संरक्षित रखें, हम अक्षुण्ण रखें। आने वाली पीढ़ी और विशेषकर युवा, मैं समझता हूँ युवा अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी रचना धर्मिता को पहचाने,
टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर रचनात्मक ढंग से करे तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विकास में और राष्ट्रीय सुरक्षा में वो बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। वो अपना भी विकास कर सकता है और राष्ट्र का भी विकास कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि विद्वज्जन अभी मंच पे आसीन है, उनकी बात हमें सुननी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, अपने बहुमूल्य वक्तव्य से हमें लाभान्वित करने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब इस कड़ी में आगे चलते हुए अब मैं जिस व्यक्तित्व का परिचय देने जा रहा हूं वे भारतीय राजनीति, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुपठित, बहुचर्चित और बहुआयामी विद्वान हैं। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के पूर्व कुलपति रहे हैं, जहां आपने अपने प्रभावशाली नेतृत्व से विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप कला संकाय के अधिष्ठाता, राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष एवं मुख्य नियंता जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गहरे अध्येता होने के साथ साथ आप भारतीय ज्ञान परंपरा के भी समर्पित प्रचारक और अध्येता हैं। आपका नाम चिंतनशील आचार्यों की परंपरा में सम्मान के साथ लिया जाता है। अब तक आपके द्वारा 30 से अधिक पुस्तकें और 44 शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें समकालीन राजनीति, संस्कृति और दर्शन के गंभीर विमर्श निहित। साहित्य और समाज के कुशल चितेरे के रूप में आप एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। आपकी चर्चित कृति मनमानस में राम अकादमिक और आध्यात्मिक जगत में विशेष रूप से सराही गई है। आपने वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान संघ की विश्व कांग्रेस में वैश्वीकरण और सतत विकास एक नए प्रतिमान की खोज विषय पर पैनल चेयर के रूप में प्रभावशाली संबोधन किया। आपके पास 40 वर्षों का शिक्षण एवं प्रशासनिक अनुभव है और आपके निर्देशन में 27 शोधार्थियों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। आपकी हाल की पुस्तकें गोंड समाज के लोकगीत, सामयिक समीक्षा, आजादी के अरण्य सेनानी और बात उन दिनों की है अकादमिक जगत में विमर्श का विषय बनी हुई है। आपके आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर व्याख्यान न केवल ज्ञानवर्धक होते हैं बल्कि व्यापक श्रोता वर्ग उन्हें YouTube पर भी सुनता है। संप्रति आप राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के अध्यक्ष हैं और निरंतर राष्ट्र एवं समाज के बौद्धिक उत्थान में सक्रिय हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसे बहुआयामी, बहुपठित और प्रेरणादायक विद्वान का स्वागत करें। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर का कि वे मंच पर आए और हमें लाभ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे मित्र और दीर्घ अवधि तक इस विश्वविद्यालय में सहयोगी और अद्यतन मेरे महत्वपूर्ण शुभेच्छु, इस मंच की शोभा बढ़ाने और हम लोगों को गौरवान्वित कर रहे प्रोफेसर RP यादव जी, जिनका परिचय आप लोग सुन चुके हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे अत्यंत प्रिय मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, वहीं से पढ़े जहाँ से मैं पढ़ के अपनी अकादमिक यात्रा कर रहा हूँ। तो हम लोगों की छात्रा रही सुश्री चौरसिया अमृता, बहुत अच्छा बोलती है। इस पूरे कार्यक्रम के करता धरता विभाग के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, जो अपना अधिकार समझते हैं, जब चाहते हैं बुला लेते हैं। इस कार्यक्रम की आयोजन सचिव डॉक्टर राठी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे दो महत्वपूर्ण सहयोगी, जिनके साथ होना हमेशा सुखद होता है, प्रोफेसर हर्ष जी, प्रोफेसर प्रदीप जी
और प्रोफेसर विजय जी अभी कहीं चले गए हैं, ब्रिगेडियर पुरोहित जी, अन्य सभी सम्मानित अतिथियाँ, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी अध्येता, सैन्य एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के सभी सम्मानित दक्ष और प्रतिष्ठित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के महानुभाव और छायाकार, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत जल्दी मुझे यहाँ आकर अपने मित्रों से मिलने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पक्ष ऐसा रह गया होगा जिस पर पर्याप्त चर्चा ना हुई हो। और अभी जब अमृता ने अपना उद्बोधन दिया और बाद में प्रोफेसर ओम प्रकाश जी ने, तो मुझे लगा कि हम लोगों को वेदांत संक्षिप्त में अपनी बात कहनी चाहिए। व्यास शैली में तो सब हो चुका है, समाज शैली में हम लोगों को अपनी बात कह देनी चाहिए। वैसे भी समापन सत्र लंबा नहीं होता, मुख्य अतिथि को बहुत कम बोलना होता है, और मैं भी संकेत कर दूं कि अध्यक्ष को उससे भी कम बोलना होता है। आप सबकी बात मैंने अपने ओर से, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आगे और भी कार्यक्रम है। तो जहाँ तक समर्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र भारत के लिए आवश्यक और उसके अवलंब के रूप में राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का प्रश्न। आप सब जानते हैं कि जब भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात आती है और उसके पहले स्वातंत्र आंदोलन में संप्रभुता की बात आती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अग्रणी श्रेणी में चमत्कृत भाव से लिया जाता है। एक ऐसे नायक जिन्हें स्वातंत्र आंदोलन का निष्क्रिय नायक कहा जाता है, कामना रहित नायक, एक ऐसे नायक जिन्हें राष्ट्र का समर्पित नायक कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूं ही राष्ट्र रत्न नहीं, यूं ही भारत रत्न नहीं। उनका योगदान समकालीन सभी राजनीतिक नायकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्र की शक्ति उसकी एकता में निहित होती है, और इस एकता के सूत्रधार, शिल्पी, कर्णधार और नियामक सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे, या किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ये सैन्य अध्ययन विभाग है, तो सुरक्षा के लिए आमतौर पर हम लोग जल, थल और नभ की बात करते हैं, और बहुधा उसका संबंध सीधे हम सीमा से जोड़ देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन सुरक्षा के कई चरण होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक, खाद्यान्न सुरक्षा, और फिर सामरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात होती है। लेकिन आज का संदर्भ विशेष रूप से सामरिक सुरक्षा से है। इस कड़ी में जो योगदान है, एकता के बाद भारत सशक्त कैसे बने। एक राष्ट्र सशक्त तब बनता है जब वह समरस समाज से संपन्न होता है, और भारत को समरस समाज से संपन्न बनाने में सरदार पटेल की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। किसान आंदोलन के बारे में तो हमने सुना, कैसे खेड़ा में, बारडोली में उन्होंने इस किसान आंदोलन में उस वर्ग को सम्मिलित किया जिसे हाशिए पर अवस्थित वर्ग कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आधी आबादी को सम्मिलित किया, महिलाओं को। उसके पहले महिलाएं आंदोलन में भाग नहीं ली। सरदार पटेल के ही कारण स्वातंत्र आंदोलन में गांधी ने जन सामान्य को सम्मिलित किया। आरंभ में यह विशिष्ट वर्गीय आंदोलन था, लेकिन जन सामान्य को सम्मिलित करने का काम गांधी ने किया, और यह उनका सबसे बड़ा योगदान स्वातंत्र आंदोलन के लिए कहा जाता है। लेकिन इसकी पूर्व पीठिका तैयार की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कुशल संगठनकर्ता होने के नाते, संवाद शैली में प्रवीण होने के नाते, अपनी सहजता और सुलभता के नाते वह नायक बने, और ऐसे नायक जिन्हें सरदार कहा गया।
स्वातंत्र आंदोलन की सफलता प्राप्त करने के बाद इस संभव राष्ट्र की जो तात्कालिक समस्या थी, रियासतों का विलीनीकरण और सैन्य बल को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना, इस दो पर ध्यान दिया दायित्व भी उनके पास था वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में। इसे विधिवत उन्होंने संभाला भी, सजोया भी और दिखाया भी। रियासतों का विलीनीकरण होने के कारण कुछ समस्याएं जो रह गई उसमें उनकी भागीदारी पूरी नहीं हो पाई, जैसे कश्मीर की समस्या। सीमा का स्वरूप जो आज दिखलाई देता है उसमें एक क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं दे पाए पूरी, तो एक पेंडिंग समस्या है जिसे हम लोग चिकन नेक कहते हैं। उस पर भी उनकी दृष्टि थी लेकिन पूरा नहीं कर पाए। वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये सब समस्याएं हल करने वाली है। राष्ट्रीय एकीकरण के समय और इस राष्ट्र निर्माण के समय एक और बहुत बड़ी बात भारत विभाजन की। उस समय भी एक बात आई कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो रहा है तो एक पाकिस्तान बनना चाहिए, आबादी का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए। नेहरू जी भी चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे। इकलौते व्यक्ति जिन्होंने इसका विरोध किया और अपने अटल संकल्प के धनी पटेल ने दो पाकिस्तान बनना चाहिए। दो तरफ इनकी आबादी ज़्यादा है, बंगाल की तरफ और पंजाब की, इसलिए दो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में नेहरू जी ने पूछा उनसे कि विभाजन के समय दो पाकिस्तान बना के आपने एक समस्या उत्पन्न कर दी, हमें दो मोर्चों पर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा एक तात्कालिक समस्या हो सकती है, आने वाले बहुत दिनों तक ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जिस धर्म के आधार पर यह राज्य बना है नया पाकिस्तान, वो बहुत दिनों तक एक रह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ दो खंड तो पाकिस्तान का होगा, उनका पाकिस्तान के और भी खंड होंगे। इसलिए उन्हें राजनीतिक दूरदृष्टा कहा जाता है, रणनीतिज्ञ कहा जाता है। शत्रु जो तात्कालिक रूप से बलि दिखता है, भारत की तुलना में नहीं, अपने आप की दृष्टि में उसे कालांतर में बहुत कमजोर करना है, ये उनकी रणनीति, और इसमें वो सफल है। सबसे प्रमुख बात सीमाओं की रक्षा की। उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती थी कि राष्ट्रों के लिए सैन्य बल की सीमा सुनिश्चित कर दी जाए। इतने बुद्धिमान थे पटेल जी, उन्होंने कहा ठीक है, सेना की तो एक संख्या हो सकती है, हमारे पास एक पैरा मिलिट्री फोर्स होगी। पैरा मिलिट्री फोर्स की संकल्पना वल्लभ भाई पटेल की संकल्पना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, यह सब उनकी देन है कि हमारे पास सैन्य बल पर्याप्त संख्या में होगा, सबका प्रशिक्षण एक प्रकार का होगा, लेकिन वह नियमित सेना के रूप में नहीं है। इसलिए हमारे पास सैन्य बल दुनिया के सभी प्रमुख देशों के समान है और सभी पूर्णतः प्रशिक्षित सैन्य बल के जवान हैं जिनका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। प्रशासन आंतरिक रूप से मजबूत हो, सुरक्षा आंतरिक भी चाहिए, इसलिए स्टील फ्रेम बोलते हैं आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने आईसीएस को आईएएस और आईपीएस की संकल्पना में ढाला, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करनी, खाद्यान्न सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से सीमा और समाज के बीच एक संतुलन बनाए रखने की बात हो, सबका ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। इसलिए एक सैन्य बल मजबूत होगा तो शत्रु हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देंगे। यह सैन्य बल केवल धरती पर ही न दिखलाई दे, इसलिए जल, नभ, थल तीनों जगह हमारा सैन्य बल सशक्त होना चाहिए। इसलिए नौसेना, नभसेना भी थल सेना की तरह ही दक्ष हो, केवल सुरक्षात्मक उपाय ही न हो, आक्रामक बनी रहे, तभी हमारी सुरक्षा होगी। बहुत समय से वो कहते हैं, इसीलिए बिस्मार्क कहे जाते हैं इस देश के, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन हमारी डिफेंस पॉलिसी बहुत मजबूत होनी चाहिए और कई चरण की होनी चाहिए।
जो सीमा पर दिखता है। आजकल तो सुरक्षा संबंधी नई चिंताएं हैं, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसको लेके भी हम लोग बहुत ज़्यादा चैतन्य है और ये विभाग तो बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है। और इस सिक्योरिटी को ध्यान से देखने के लिए तो तकनीकी का विकास हुआ है। अभी हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे AI का। इस क्षेत्र में भी हमारी दक्षता चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं शोधार्थियों से, विद्यार्थियों से यह भी कहूँगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारा ब्रेन। हम इसका प्रयोग अधिकाधिक करें। हम मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर जितना आज आश्रित हो गए हैं, उतने आश्रित ना हो। हम लोग अब परिहास के रूप में कहते हैं, भी चर्चा कर रहे थे कि कितने लोग हैं जिन्हें 10 मोबाइल नंबर याद है। हमें लगता है सब कुछ मोबाइल है। इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए और अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नैसर्गिक प्रतिभा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, जिसे हम भारत की ज्ञान परंपरा से आगे ला सकते हैं, श्रुति और स्मृति परंपरा से। इसमें हमारी बहुत सारी बातें हैं। प्राचीन भारत में सुरक्षा के क्या उपाय थे? आप सभी चाणक्य की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी पढ़ते होंगे। कितने चरण की सुरक्षा होनी चाहिए, यह सब हमें जानना चाहिए। चरणीय सुरक्षा पद्धति, ये वेरियस लेवल्स की सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में जानते हैं। इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कुछ किया है, गृह मंत्रालय की फाइलों में लिखा है, और आज भी सैन्य बल के लिए वह नीति निर्देशक के रूप में काम करता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक राष्ट्र की कुशलता के लिए राष्ट्र में सद्भाव और संभाव होना चाहिए। राजनीति सत्ता पाने के लिए उपाय है, लेकिन हमें राष्ट्र नीति से संचालित होना चाहिए। और जहां राष्ट्रीय हित के विषय आए, वहां सहमत से आगे बढ़कर सर्वानुमत का सिद्धांत मान्य होना चाहिए। जिस समय पटेल जी इस देश का स्वरूप गढ़ रहे थे, उनके साथ सर्वानुमति थी, तमाम विरोध के बाद भी। आज भी वह प्रक्रिया चल रही है। जब हमारे राष्ट्रनायक बोलते हैं, मोदी जी, कि हम राष्ट्र नीति की बात करें, तब सर्वानुमत की बात होती है, राष्ट्रीय हित की बात होती है, तभी हम सगर्व राष्ट्र प्रथम की बात कर सकते हैं। आज दुनिया में बहुत सारी विकट स्थितियां हैं। केवल सीमा पर हम मजबूत हैं, सैन्य बल हमारा मजबूत है, सामरिक दृष्टि से हम बहुत आगे हैं, हम सुपर पावर हैं, आर्थिक दृष्टि से हम सुपर पावर हैं। लेकिन अब जरूरी है कि हम आज की डिप्लोमेसी में अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करें। एक राष्ट्र अगर कोई सोचता हो कि हम टैरिफ वृद्धि के माध्यम से भारत को कंटेन करें, तो वह स्थिति न आए, और इसके लिए जनमानस ही सबसे समर्थ शक्ति होती है। एक राष्ट्र में अपने द्वारा व्यक्त निष्ठा ही सबसे समर्थ कारक होता है, और आज हम उस स्थिति में हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था अटल जी के नेतृत्व में, उस समय भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। वही अमेरिका पुनः अनुरोध करके प्रतिबंध हटाता चला गया। आज पुनः वही आंशिक स्थिति है, पूर्ण स्थिति नहीं है। कोई राष्ट्र दुनिया का आज इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ संबंध बनाने में गर्व का अनुभव न करे। भारत की उपेक्षा करके कोई भी देश दुनिया का, चाहे महत्वपूर्ण देश हो या नवोदित देश हो, अपनी विकास यात्रा नहीं कर सकता। आज हम उस स्थिति में हैं, और इस स्थिति तक पहुंचाने का जो श्रेय कह सकते हैं राष्ट्र नायक का आज है, और इसका जो स्वप्न था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सुरक्षा मजबूत होगी, राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा सम्मान रहेगा। वह राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान होता है, उसकी पहचान होती है और उसका सम्मान होता है। स्थान मिल जाता है, सम्मान और पहचान मजबूत राष्ट्र का है। आइए हम सब मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस सपने को पूरा करें। भारत दुनिया का सर्वाधिक सशक्त राष्ट्र हो,
महत्वपूर्ण राष्ट्र हो। और आज ज्ञान की दुनिया में हम ज्ञान के क्षेत्र की महाशक्ति बने, और यह रास्ता अकादमिक संस्थानों से होकर निकलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। हमारा राष्ट्र महान है, इस महानता का लाभ अब दुनिया को मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर विनोद जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद जिन्होंने मुझे धन्यवाद सर। अपने बहुमूल्य वक्तव्य से हमें लाभान्वित करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अब इसी क्रम में हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसे विशिष्ट शिक्षाविद को जिनकी पहचान केवल एक प्रोफेसर भर नहीं बल्कि एक संस्थान निर्माता के रूप में भी। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के कुलपति रह चुके हैं। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में आपने इस नवगठित विश्वविद्यालय को मजबूत नींव दी और शैक्षणिक व प्रशासनिक दृष्टि से एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। मगध विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान को भी आपने अपने नेतृत्व से नई दिशा प्रदान की। आपका समर्पण, दूरदृष्टि और शैक्षणिक अनुशासन देश के उच्च शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा है। आज इस संगोष्ठी में आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए सौभाग्य और मार्गदर्शन का अवसर। कृपया तालियों से स्वागत करें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दत्ता। कृपया अपने संबोधन को हमें मार्गदर्शन दें सर। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, मजबूत भारत की नींव, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, इस विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित हमारे मित्र और अमरकंटक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, प्राचार्य दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर, पत्रकारिता जगत में नाम रोशन करने वाली और हमारे विश्वविद्यालय और खासतौर से रक्षा के विषय की पूर्व छात्रा अमृता चौरसिया जी, जो इस समय संसद टीवी में एक महत्वपूर्ण सूत्रधार का काम कर रही है राजनीतिक और वैदेशिक विषयों के लिए। इस महत्वपूर्ण आयोजन के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, अध्यक्ष रक्षा एवं स्थिति अध्ययन विभाग और इसकी संयोजिका डॉक्टर आरती सिंह जी, हमारे रक्षा अध्ययन विषय के सभी विभागों के हमारे सहयोगी प्रोफेसर कुमार सिन्हा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे तमाम विद्यार्थी जिनको हमने कक्षाओं में पढ़ाया है, और प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, सभी नागरिकगण जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे हैं, देवियों और सज्जनों, निस्संदेह जो गोष्ठी का केंद्रीय विषय है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, भारत की दृढ़ता के लिए, भारत की मजबूती के लिए एक फाउंडेशन है।
और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है वह अप्रतिम है। इसकी चर्चा हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने की। लेकिन एक बात मैं इस समय जरूर कहना चाहूँगा कि विचार और कर्म ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी बदौलत व्यक्ति मन, वचन और कर्म से इस लोक में और उसके बाद भी हमेशा याद किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सरदार वल्लभ भाई पटेल का आकलन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी युवा शक्ति का, जो युवा थे, उन्होंने मैक्सिमम योगदान दिया। जब देश आज़ाद हुआ ब्रितानी गुलामी से 47 में, उसके बाद उन्हें बहुत अधिक इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करने का अवसर नहीं मिला, मात्र 3 वर्ष का अवसर था। 15 दिसंबर 1950 को उनकी ये लीला समाप्त हो गई, वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन 3 वर्षों में भी उन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता करने के लिए, भारत के एकीकरण के लिए, भारत में जो दिक्कतें थी क्षेत्रीय या भौगोलिक, डॉक्टर प्रकाश जी ने उनकी ओर संकेत किया था, डॉक्टर मणि ने भी उनकी ओर संकेत किया, और इसकी खूबसूरती की ओर जो है, इस देश की खूबसूरती की ओर ध्यान आकृष्ट किया उसका चौरसियाँ ने। वास्तव में जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं वे किसी राष्ट्र के लिए एक बहुत ही तेज रेजर की धार के समान होती है, जिस पर शांति और अशांति तथा विकास निर्भर होता है। इस दृष्टिकोण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 3 वर्षों में जो काम किया वह उन्हें अमर बना गया, और जब तक सूरज, चांद, सितारे हैं और भारत गणतंत्र विश्व मानचित्र पर विद्यमान है, तब तक उनका नाम स्वराक्षरों में अंकित रहेगा, वे कोई भुला नहीं सकते। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, संवाद की दृढ़ता और सूझबूझ से 562 देशी रियासतों का भारत गणतंत्र में विलय कराया। यह उनका योगदान अविस्मरणीय है और रहेगा। इसके अलावा उन्होंने जो प्रशासनिक खाते, जो आज जो आप सर्विसेज देख रहे हैं, ये उनकी देन है, सरदार पटेल की देन है। वे एक विधिवेत्ता थे, वकील थे, और जैसा कि पहले बताया गया कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, विधिवेत्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ा करके गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष किया और हमें आज़ादी मिली। इसका ये मतलब नहीं है कि जो गर्म दल वाले थे उनका कम योगदान था, उनका भी बहुत सारा योगदान था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से विचार और कर्म की जो शक्ति है, जो सरदार पटेल के व्यक्तित्व में समाहित थी, उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके कृतित्व में भी समाहित थी, उसकी बदौलत उन्होंने न केवल एक दृढ़ प्रशासनिक ढांचे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि एक ऐसा जीवन का एक ऐसा राष्ट्रीय मूल्य तय कर लिया जिसकी चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं और करते रहेंगे। वो था एकता।
अखंडता और कर्तव्य निष्ठा, ये मूल्य किसी राष्ट्र के नेताओं में अगर है तो ऐसी दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प शक्ति पैदा होती है जिसको धारण करने वाले नेता और उनके समर्थक एक बहुत ही सशक्त और दुनिया के राष्ट्रों के बीच अपनी अग्रणी पहचान करने वाले राष्ट्र के रूप में किसी भी निर्मित को व्यावहारिक बना सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अब सरदार पटेल को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आंक सकते हैं और जिस प्रकार का उन्होंने भारत के देशी रियासतों के विलय के साथ भारत की एकता में योगदान दिया, उसको ध्यान में रख करके उनका एक सूत्र वाक्य का था जो उसका उन्होंने उद्घोष किया था, वो ये था कि सत्य के रास्ते पर चलो, टेक दी, धर्म के रास्ते पर चलो, टेक दी पाथ ऑफ धर्म, रिलीजन नहीं, धर्म, द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। Do not misuse valor. Do not misuse valor. Valor माने शौर्य, वीरता का, संकल्प का, करेज का। उन्होंने अपने साहस का दुरुपयोग न करने के लिए भी कहा, इसलिए उनकी सूझबूझ की बात होती है। चाहे हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, कहीं आप JNK हो, जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया और एकीकरण में योगदान दिया, इंटीग्रेशन में, नेशनल यूनिटी का एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कह सकते हैं, एकीकरण का काम। नेशनल इंटीग्रेशन एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ विविधता में एकता की तलाश अभी भी एक अनंतिम प्रक्रिया बनी हुई है, उसमें बहुत जरूरी है कि एकीकरण के जो दूसरे मुद्दे हैं, क्योंकि सिर्फ भौगोलिक या राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण संभव है ही नहीं। यहाँ पर जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं में भी बहुत सारे विपर्याय हैं, इसलिए ये चीजें जरूरी है। और साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि यूनाइटेड हो, अर्थात यूनिटी जो इस विविधता में चाहिए, इसकी सशक्त आवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलंद की। उन्हें ऐसे ही भारत का विस्मारक नहीं कहा गया, उन्हें ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा। आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार का अतिवाद है विचार में, शुरुआत में, वह उनकी जेहन में नहीं था, इससे वे हमेशा दूर थे। आज भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में अतिवाद का बोलबाला है। और अतिवाद किसी भी चीज का हो, विचार का हो, संवाद का हो, बंदूक का हो, शिखर राजनीति का हो, जमीनी राजनीति का हो, ग्रासरूट पॉलिटिक्स का हो या हाई पॉलिटिक्स का हो, अतिवाद हर चीज का बुरा है। इसीलिए उनकी दूरदर्शिता और उनकी सूझबूझ, उनके नेतृत्व की चर्चा ही नहीं, उसकी धारणीयता पर भारतीय नेताओं को विचार करना चाहिए और अपने चित्र में उतारना चाहिए। उन्होंने जब धर्म की बात की तो एक ही पाठ धर्म कहा तो साफ था उनका कि सत्य के रास्ते पर रहो, जो सच हो उसको अपनाओ और साथ ही साथ न्यायपूर्ण हो, जुडिशियस हो। उन्होंने चाहे हैदराबाद के निज़ाम हो या जूनागढ़ हो, आप देखिए कहीं
जनता जो है अल्पसंख्यकों की समस्या को भी समझते थे और इसलिए जो उनके विचार थे वो कर्तव्य में प्रस्फुटित थे। इस दृष्टिकोण से जो है उनको याद करना चाहिए। उनकी प्रासंगिकता को नए सिरे से परिभाषित करनी चाहिए, सिर्फ इस रूप में नहीं कि वो लौह पुरुष थे। लौह पुरुष तो आडवाणी जी को भी कहने लगे थे। तो इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, उनके जो जीवन मूल्य थे वे आज राष्ट्रीय जीवन मूल्य बने, ऐसा राष्ट्रीय संकल्प भारतीय नेताओं में, राजनीति में काम करने वाले राजनयिकों में और साथ ही साथ जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें आए। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तभी यह देश वस्तुतः जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 1947 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लक्ष्य तो बहुत ही पवित्र है। उस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं भारत के सम्मुख, उनको नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। वे चुनौतियां, वो एक खतरे जो हमें सुरक्षा देते हैं या जो हमें हमारी सुरक्षा के संरक्षण और संवर्धन में बाधक बनते हैं, उन पर रक्षा अध्ययन में तो बहुत सारे विचार आते रहे, देश में भी देश के बाहर भी। हमें अपनी जो पारंपरिक ख्याति है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले आचार्य चाणक्य ने एक उद्घोष किया था जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि किसी देश की जो आंतरिक चुनौतियां और खतरे हैं, खासतौर से जो जिस अखंडता और प्रभुता के बाद हमारा कर रहे हैं, अंदर से जो खतरे हैं वे फन फैलाए हुए सर्प के समान होते हैं। या तो उन्हें काबू में रखना चाहिए या उन्हें अवश्य कुचल देना चाहिए। कि वो चाणक्य थे जिन्होंने सबसे बृहत्तर भारत के निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिक्षक को पैदा किया। उसके बाद इरविन ने लिखा इस बात को, आप सब पढ़े होंगे, कि जितना भारत का भौगोलिक विस्तार उस समय था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उतना विस्तार बाद के किसी भी सम्राट या राजा के अधीन नहीं हुआ। किसी और यहाँ तक कि मुगलों का, जो अंग्रेजों का भी असर बहुत बुरा रहा। मुगलों को बारे में कहा कि मुगल सम्राट आहें भरते लगे और अंग्रेज भी चले गए। अंग्रेज भी वो काम नहीं, जितना विशाल भारत था आर्यावर्त। क्यों? क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए, साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर या वेलबींग के लिए जिस प्रकार के दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व और संकल्प की आवश्यकता होती, नेशनल विल की, वह बहुत अच्छी बात कही प्रकाश जी ने और सबने बताई। सांस्कृतिक जो दृढ़ता है, जो समन्वय है, उसकी शक्ति जो आज के समय में देखा जाए तो सॉफ्ट पावर के रूप में जानी जा रही है। हार्ड पावर नहीं, मिलिट्री पावर। अभी सबने कहीं मिलिट्री पावर की, निश्चित रूप से आर्थिक और सैन्य शक्ति किसी राष्ट्र के विश्व रंगमंच पर स्थापित होने की दिशा में बहुत बड़े योगकारी तत्व है। लेकिन अगर वो देश अंदर से कमजोर है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विविधता, ऐसे देश में जो बड़ा ही वैविध्यपूर्ण है, भारत की सांस्कृतिक विविधता में अगर हम अपने कोहेसिवनेस को, अपनी समावेशिता को बनाए नहीं रख पाएंगे तो यह देश कभी भी दुनिया के रंगमंच पर स्थापित होकर के विश्व शक्ति नहीं बन सकता और न ही विकसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां
है जो आज़ादी के बाद फर्ज फैलाए हुए दाग या सर्प के समान भारत में जगह जगह दिखलाई पड़ रही है। मेरे अतिवाद की बात करूँ, अतिवाद का ही एक बहुत ही शीर्ष रूप, एक्सट्रीम रूप आज आतंकवाद के रूप में है। आतंकवाद देश के अंदर भी और देश के बाहर की शक्तियों द्वारा भारत के विरुद्ध, भारत को रक्त रंजित करने के लिए निरंतर अपनाया जा रहा है। कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता, जो कि भारत के संविधान में जो शब्द उसकी लोग आज उस पर लड़ रहे हैं, एक शब्द सुना होगा आपने, डॉग फाइट, शरीर विज्ञान की भाषा में उसको डॉग फाइट कहते हैं और हमारे पूर्वांचल की भाषा में उसको कुकुर झौझौ कहते हैं। पूर्वांचल में उसको कुकुर झौझौ कहते हैं। जिस संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़कों पर जो कुकुर झौझौ मचा हुआ है, वह पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस को, शासन की जो राजनीति है उसको विकृत करने के लिए बहुत पर्याप्त है। और लॉ मेकिंग और लॉ ब्रेकिंग जिस देश में एक साथ चलते हुए वह वायलेंस बढ़ता है, राष्ट्र निर्माण की शक्तियां कमजोर होती है, संकल्प कमजोर होता है। नेशन बिल्डिंग, ये भारत विकासशील देश है, यही बगल में चीन है, चीन में बहुत ही, वह भी अपने को विकासशील राज्य भी कहता है, जबकि वह आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ पहुंचने की ओर तैयार है। अमेरिका भी उसका लोहा मान रहा है। हमारा पड़ोसी देश जो नेशन बिल्डिंग के या राष्ट्र निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजर रहे हैं, जहाँ गरीबी है, जहाँ प्रवंचना है, जहाँ अभाव है, वे सब भारत में भी विद्यमान है। निश्चित रूप से भारत एक बहुत ही पुरातन संस्कृति वाला देश है, सिविलाइजेशनल कंट्री है। लेकिन सिविलाइजेशनल कंट्री होने के बावजूद आप हम सब कह रहे हैं कि भारत एक युवा देश है, मैं इससे सहमत नहीं। भारत की आबादी युवा है, 65% जिस देश में लोग युवा हो और 35% ऐसे 35 वर्ष की जो आबादी वाले अधिक से अधिक लोग हो, उस देश में आज भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है 60 to 80% ऐसे लोगों का है जिसमें बहुसंख्यक बड़ी संख्या में लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। जहां 10 to 20% एम्प्लॉयबल हो ठीक से, तो देश इतना बड़ा सपना तो देख सकता है कि 47 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुशल और स्थिर राष्ट्रीय संकल्प, नेतृत्व और गवर्नमेंट और दूरदर्शिता के साथ साथ हमें चाहिए ऐसी तकनीकी और प्राविधिक क्षमता, ऐसी सूझबूझ जिसकी बदौलत हम दुनिया के राष्ट्रों के बीच अग्रणी लाइन में खड़े हो सके। यद्यपि भारत वैज्ञानिक जनशक्ति के हिसाब से तीसरे नंबर की वैज्ञानिक जनशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक मैन पावर हमारे देश के पास है। लेकिन यदि आप विचार करें उपलब्धि के हिसाब से, तो अभी हमें बीड़ों यात्रा करनी है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। इसलिए मैं सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल की उस लाइन से सहमत हूं कि धर्म के रास्ते पर चलो, करेजियस बनो, साहसी बनो, लेकिन सच के साथ रहो। नहीं तो बहुत सारी दुर्लभ संधियां भारत के हितों को और अधिक चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा हमारा देश आज़ादी के पहले भी और आज़ाद होने के बाद तो बहुत तेजी से रिलीजियस फैंटिसिज्म का शिकार हुआ है। रिलीजन वाली विभिन्न प्रकार की मत मतांतर, आप कह सकते हैं कि अलग अलग पूजा पद्धतियां और आपस में सांप्रदायिक संघर्ष, उसकी बदौलत बहुत नुकसान हुआ। और वह रिलीजन जिसको कि
मार्क्स ने ओपियम कहा था, और डेब्रे ने उसको कहा कि ये ओपियम नहीं है, ये अफीम नहीं है। चीन वाले को अफीम चीनियों के लिए आप कह सकते हो। यह दुनिया के और देशों में दूसरी स्थिति है। भारत में भी स्थितियां दूसरी। भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, जो ताकत है हमारी, उसको हम नहीं पहचान पाए, जिससे हमारी सॉफ्ट पावर जो है, वो एश्योरेंस जो है, अभी बहुत कुछ करने के लिए हमको आवाज दे रही है। उस दृष्टिकोण से यह विटामिन है, उनका कि रिजन विटामिन है। तो इसलिए कैसी क्रांति करें, एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति परिवर्तन की, जिससे कि हमारा समाज और पुष्ट हो, दृढ़ हो, एकता दृढ़ हो। क्योंकि अगर भावात्मक धर्म में कई चीजें आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है पूंजी, ये जो उपासना पद्धतियां है अलग अलग, पूरी पर वही धर्म है, वो तो रिलीजन का हिस्सा है। क्या रिलीजन है? वस्तुतः स्वभाव, जैसे आप देख लीजिए, हवा का स्वभाव क्या है? पहला शीतल मंद वायु, अग्नि जलाती है, ये उसका स्वभाव है। धर्म कर्तव्य भी है, डिवोशन टू ड्यूटी, इसमें से कई उसके आधार है, कई रूप है धर्म के, जिसको कि लौह पुरुष पटेल साहब ने समझा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस और राइटियसनेस पर, ट्रुथ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सच है, क्या सत्य है, और क्या न्यायपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहिए। यूनाइटेड रहने के लिए उन्हें इस बात का आभास था कि ये वो देश है जहां कम्युनलिज्म को सेक्युलरिज्म की एंटीथेसिस माना गया। आज भी आप देख लीजिए कि किस तरह से कुकुर झौझौ होता है। कुकुर झौझौ इसलिए मैं बार बार प्रयोग करता हूँ क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे इस शब्द से ज्यादा परिचित थे, और रोजाना जो प्राइवेट टीवी की डिबेट्स हैं उनमें सुनते हैं। वही नहीं, जहाँ कानून बनता है, कानून जहाँ विधेयक पास होते हैं, वहाँ भी यह देखने को मिलता है। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस जो है वो सवाल ही है। हमारे स्टेट की जड़ों में, स्टेट की रक्त वाहिकाओं में समार है, जिससे बचने और बचाने की आवश्यकता है। यह कार्य हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। हमारी जो सांस्कृतिक विविधता में एकता है, उसको भावात्मक स्वरूप दे सकती है, क्योंकि इन्हें वो करने की जरूरत है। एक चीज मैं और समझता हूं कि हमारे अंदर जो सेंस ऑफ इंडियननेस कि हम भारतीय है, यह सेंस पनपना चाहिए हर भारतीय में। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग में हम वैश्विक सोच और स्थानीय अमल, थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली के कॉन्सेप्ट में कहीं खो गए हैं। स्थानीयता जो जिस तरह से हावी हो रही है, स्थानीय समस्याएं जिस तरह से मनुष्य की सुरक्षा को या ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रभावित कर रही है, वह साधारण चैलेंज नहीं है, बहुत ही खतरनाक चैलेंज है। भय और अभाव से मुक्ति आज इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बन के मौजूद है सामने। हमें भय से मुक्ति चाहिए और अभाव से मुक्ति चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए आप 6%, यूजीसी जो है 6% भी अपनी जीडीपी के खर्च के लिए प्रावधान नहीं करा पाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे मित्र ने बताया, और इन्होंने भी अपने यहाँ लागू भी किया। लागू करने के बाद जो दिशाहीनता है और जो दिक्कतें हैं वो अकथ्य है। उसका जितना वर्णन किया, हर एक कथा अनंता, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बिजली चली गई वैसे क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ।
मैं मुझको हमारे बंधु अनुज वो प्रकाश जी ने एज का बड़ा इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए मुझे भीष्म पितामह की लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे 20 साल का डिविडेंड दिया उन्होंने, लाभांश। मैं अभी 70 करीब पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैं 70 वर्ष का युवा सूझबूझ और दृढ़ता में। उन्होंने आपका अनुभव का उम्र बताया सर। बोलेंगे आचार्य के ये मुझे लाभांश कह रहा हूँ कि मैं सब निश्चित हो गया कि मैं 20 वर्ष और जीऊंगा, इससे कम नहीं जीऊंगा। लेकिन मैं इन वर्षों में जो कुछ भी सीखा, समझा और किया है, उसमें बहुत कुछ इसी संस्था के अपने आचार्यों से, जो हमारे लिए चाणक्य से कम नहीं थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य पैदा किया। हम लोगों की शिष्य है ऋषिया, बहुत अच्छा इनका योगदान आज, क्योंकि पत्रकारिता को कहते हैं लोग, खैचोड़ खंजर तलवार निकालो, मुकाबल हो तो अखबार निकालो। अखबार की दुनिया से निकल करके वो संसद तक पहुंच गई है। संसद के गलियारे में जो परिस्थितियां रहती है और जो देश का हित है, कोई राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता, तब तक उसकी एकता बनी रह सकती, जब तक कि उसके जो आवश्यक राष्ट्रीय हित है उनका संरक्षण और संवर्धन करने वाले विभिन्न विधायी अंग और उनको शासित करने वाले, निर्देशित करने वाले लोग निरंतर प्रयत्नशील नहीं रहते। सौभाग्य की बात है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वह इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है, चाहे ट्रेड की हो, चाहे टैरिफ की हो, उनकी चर्चा करना भी यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन जो दृढ़ता और संकल्प चाहिए, उसके लिए हमें लौह पुरुष पटेल जी से निश्चित रूप से निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए और यहाँ की भावात्मक एकता को बनाए रखने के लिए उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये बच्चे जानते होंगे कि 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावांजलि उनको समर्पित करते हैं। यह विभाग वस्तुतः देखा जाए तो तमाम विषयों को समाहित करता है, क्योंकि देश और समाज के विकास और सुरक्षा को समाहित करने वाला विषय कक्षा अध्ययन विषय है। और इस दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारी गोष्ठियां और चर्चाएं, संवाद होता रहता है। हमें पुनः ये कहने में अच्छा लगेगा कि विचार और संवाद की जो शक्ति है वो कर्म की शक्ति से जुड़ करके हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, एक दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे मित्र नहीं तो कहेंगे कि इन्होंने 20 वर्ष का जो लाभांश लिया है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अध्यक्षीय संबोधन से हमें मार्गदर्शन देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं इस संगोष्ठी की आयोजन सचिव डॉक्टर आरती यादव मैम को कि वे इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की जो आत्मा रही हैं वे आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद पृथ्वी। ICSSR के सहयोग से राष्ट्रीय एकता पर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अब अपने समापन की ओर अग्रसर है। इस संगोष्ठी की संरक्षिका हमारी कुलपति मैम, जिन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी को संचालित करने में हमारा बहुत सहयोग किया, मैं उनको अपने तरफ से, अपने विभाग की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
इस संगोष्ठी के अध्यक्षता हमारे सर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर के द्वारा की गई है। मैं सर की विद्यार्थी भी रही हूँ और मुझे बहुत हर्ष है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस मंच से सर को धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। विभागाध्यक्ष, नियंता, संकाय अध्यक्ष, सर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। साथ ही राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया प्रयागराज एवं मगध विश्वविद्यालय बौद्ध गया के पद को भी सर ने सुशोभित किया है। सर आपको मैं अपने तरफ से, विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन एवं प्रॉक्टर के पद को सुशोभित कर चुके हैं। 2019 में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति पद को भी सुशोभित कर सके। सर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रैंकिंग में उचित स्थान को प्राप्त किया। सर के विभिन्न शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। सर को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं और सर को मैं हृदय से अपने तरफ से, अपने विभाग के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि जब भी हमें सर के सहयोग की आवश्यकता होती है, सर सहर्ष हमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि सर का स्नेह हमारे और हमारे विभाग के साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर, प्रचार दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। सर एक अच्छे वक्ता हैं। सर को कई कार्यक्रमों में मैंने सुना है। सर के विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। सर आपके नेतृत्व में आपका कॉलेज दिन प्रतिदिन नवाचार और नए नए कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। मैं आपको अपने तरफ से, अपने विभाग के तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता चौरसिया जी, जो हमारे ही विभाग की छात्रा भी रही हैं। अमृता से मेरा मिलना पहले भी एक विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था और मुझे बहुत खुशी है अमृता कि आप अपने परिवार में फिर से आई। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और जैसा कि सब जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप संसद टीवी में वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच आए। मैं अपने तरफ से, पूरे विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यहाँ अन्य विभाग से आए शिक्षकगण, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। महाराष्ट्र से आए भांगे सर, नेपाल से आए कृष्ण प्रसाद सर, एक और प्रतिभागी हैं जो नेपाल से आए हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शोध पीठ के निर्देशक, शिक्षक एवं कर्मचारी गण, मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को संपन्न करने में बहुत सहयोग प्रदान किया है। हमारे मीडिया बंधु, जिनकी उपस्थिति के बिना हमारा ये प्रोग्राम अधूरा है, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संपत्ति अधिकारी और उनकी टीम, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपने विभाग के सभी वरिष्ठ एवं समकालीन शिक्षकों, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर, प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे सर, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक जी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव सर, डॉक्टर हरिशरण सर, डॉक्टर ए.पी. शुक्ला सर, डॉक्टर आर.एन. सिंह सर, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ब्रिगेडियर राजपुरोहित सर, प्रोफेसर अभय श्रीवास्तव सर, डॉक्टर आर.पी. यादव सर, डॉक्टर इंद्रेश जी, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर प्रिंस कसोदन, डॉक्टर रामकीर्ति जी, डॉक्टर पंकज वर्मा, डॉक्टर शैलेश कुमार और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मैं इस मंच से नहीं देख पा रही हूँ या देखने के बाद में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उन डॉक्टर करुणेन्द्र जी, डॉक्टर श्रीराम जी, संतोष जी, मैं आप सबको इस मंच से, अपने तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशेषकर हमारे शोधार्थी और विद्यार्थी, जिनके सहयोग और उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सार्थक हो पाया है। इस संगोष्ठी को सफल बनाने में वो सभी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग प्रदान किए, जो इस सभागार में उपस्थित हैं और जो इस सभागार में नहीं भी हैं, मैं उन सबको अपने और अपने पूरे विभाग की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
विभागाध्यक्ष सर के आदेश पे मैं अपने समकालीन डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक और विवेक विश्वकर्मा और हर्षवर्धन, इन सभी लोगों को हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि ये सच है कि उनके सहयोग और उनके समर्थन के बिना ये राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल नहीं हो पाती। और दिन रात ये लोग मेरे साथ खड़े रहे और रात के 10-10 बजे तक मंच सज्जा का काम अभिषेक जी दिखने रहे मुझे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने करवाया है। प्रवीण सर जो कि भोजन मंत्रालय संभाले हुए हैं पीछे बैठे हुए हैं और एकदम डटे हुए हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो जाएं। डॉक्टर विजय जो हमारे टेक्निकल सेशन को चलाने में इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको हृदय से धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ हम इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र पर पहुंच चुके हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति, विचारों का आदान प्रदान और राष्ट्र निर्माण में आपके विचारशील योगदान के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। धन्यवाद। इसके पश्चात आप सभी लोग लंच के लिए द्वितीय तल पर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।